हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि पूरा सॉल्यूशन के साथ में इस वीडियो में बताने वाले हैं। कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2025 के पेपर में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनको भी 100 में से 100 लेकर आना है हिंदी में, आज के इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, साहित्यिक हिंदी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर, केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, जैसे कि खंड का है और खंड खा है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 गद्य से होते हैं, आप लोगों को पता होगा, और 5 जो होते हैं पद्य से होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो पेपर है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर 2025 में पूछे भी जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न उत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपका 2024 के पेपर में भी पूछा गया था। हमने एक और पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कराया है, उसमें देखा होगा। फिलहाल जो का राइट का आंसर हो जाएगा, इनमें से गोरा बादल की कथा हो जाएगा, जो कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या महावीर प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, गा नंबर, पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? जो पथ के साथी है, ये भी पेपर 2024 में पूछा गया था, 2024 के पेपर में, और इस वर्ष भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद जारी किया है इस पेपर को, तो सॉल्व कर लीजिएगा। पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? तो संस्मरण पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घा नंबर कि कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? हमने काफ़ी बार आपको बताया है, जो कि राष्ट्र के स्वरूप के भी लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे कल्प वृक्ष के लेखक। ठीक है, कल्प वृक्ष वाग्यधारा इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अड़ा नंबर, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे, यशपाल हो जाएंगे, या मोहन राकेश, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे। तो इनमें से जो अड़ा नंबर का विष्णु प्रभाकर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये पद्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पद्य के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से लेखक के पूछे जाते हैं, सेम कवि के भी 5 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बोर्ड पेपर में भी पूछे जाएंगे। देखिए, प्रयोगवादी कवि कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे जी हो जाएंगे, जो कि प्रयोगवादी कवि है। यहाँ पर प्रगतिवादी आ जाता, ठीक है, तो वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी पर लगाना चाहिए। खा नंबर है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के जो संपादक माने जाते हैं वो भी सच्चिदानंद हीरानंद माने जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला गा नंबर कि वेदही वनवास के रचयिता कौन है? वेदही वनवास के जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हो जाएंगे, या सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या मैथिली शरण गुप्त जी। तो इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, गा नंबर का राइट आंसर। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं, इसी में है। यहाँ पर देखिए गा नंबर कि आधुनिक युग की मीरा है, तो सभी को पता होगा महादेवी वर्मा जी जो है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा 10 नंबर क्वेश्चन और अड़ा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें से पहले वाले पर टिक लगा दीजिएगा, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, जो कि छायावाद का मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो 10 हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब हमारा आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन से बहुविकल्पीय पूछा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी हमें क्या करना है, निम्नलिखित जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर देना है। 5 × 10 = 10, यानी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इनमें गद्यांश में, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको 10 नंबर गद्यांश में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरह से पूछा गया है। देखिए, एक ये आपका गद्यांश हो गया और एक ये वाला हो गया, अथवा लगा है ना।
ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता हो सभी प्रश्नों का उत्तर, वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो 2 क्वेश्चंस होता है प्यारे विद्यार्थी, वो कंपलसरी होता है। ठीक है, एक होता है पाठ और लेखक का नाम और एक होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये चाहे कवि में पूछा जाए या लेखक में पूछा जाए, दोनों में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस कंपलसरी होता है। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके इसी गद्यांश से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम बताना है भैया, किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। देखिए पढ़िए, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। ठीक है, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र सर्वबंधन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अब आपको तो इतना क्लियरिटी हो गया होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए राष्ट्र की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रहा है, संस्कृत की बात हो रहा है, तो भैया अब इतना क्लू आपको मिल गया है, इतना सारी चीज़ें ट्रिक मिल गया है, तब तो जान जाइए राष्ट्र के स्वरूप से ये लिया गया है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना राष्ट्र के स्वरूप, उससे लिया गया ये आपका फर्स्ट वाला गद्यांश है। उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, 2 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना था, संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, 2 नंबर कंफर्म हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि रेखा कहाँ पर खींची हुई है। देखिए यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रेखा खींची हुई है। इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, ये लोग आप क्या है, ये आप अर्थ बता दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब बाकी बचता है 3 क्वेश्चन, इसका आंसर इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, राष्ट्र संवर्धन का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि राष्ट्र संवर्धन का प्रकार, तो यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जो अतीत क्या है, यहाँ तक आपको। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर देना है, यहाँ से लेकर तीसरे नंबर। अतीत वर्तमान की भार रूप नहीं है, क्या आशय है, तो यहाँ पर देखिए अतीत जो है वर्तमान की क्या नहीं है, यहाँ पर देखिए भार रूप नहीं है, क्या आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अतीत, देखिए कहाँ पर लिखा है अतीत। ठीक है, अतीत की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, भार रूप नहीं है। ये देखिए यहाँ से लेकर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना है इसका आंसर। ये देखिए, ठीक है, ये भी आपका चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेखक किस राष्ट्र का स्वागत करना चाहता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए लेखक ने भैया किस राष्ट्र की स्वागत करने को कहा है भैया, ये देखिए वरन अपने वरदान से पुष्टि करके आगे बढ़ना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, फिर एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बस आपको यही ढूंढना होता है, और ये ट्रिक है स्टूडेंट, जो कि कोई विद्यार्थी यानी एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नहीं जानते और एक ऐसे टॉपर विद्यार्थी होते हैं जो इन्हीं में से पूरा आंसर को निचोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आप वो विद्यार्थी बनिए कि जो पूरा गद्यांश को निचोड़ लीजिए। सेम अथवा करके ये वाला भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि वो वाला आपको नहीं समझ में आ रहा राष्ट्र के स्वरूप, तो आप ये वाला कर लीजिए, इसको भी पढ़िए और आपको ये पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो ये भैया किस चैप्टर से लिया गया है, हम और हमारा आदर्श। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर जो ये चारों क्वेश्चन है इसका आंसर आपको प्यारे विद्यार्थी इसी में मिलेगा। ठीक है, बाहरी आपको नहीं जाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, वीडियो रोक कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको नहीं आता कि गद्यांश पद्यांश को कैसे हल करें, तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया अपने चैनल पर, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी दिया है कि भैया पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए हुए उसके हमें उत्तर देना है। ये देखिए एक ये दिया हुआ है कि मनुछुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल के तरागन ठगल लुकत प्रगटत शशि अविकल। ये जो लिया गया है बेसिकली पद्यांश, सेम प्रोसेस वही है कि 5 आपको दिया जाएगा, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये लिया किससे गया, पहले मैं बता दूँ कि ये लिया गया है यमुना छवि से। ठीक है,
यमुना छवि जो कि आपका चैप्टर 1 है। यमुना छवि के जो कवि हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, तो उससे लिया गया ये आपका पद्यांश है। ठीक है स्टूडेंट, उन्हीं में से अथवा लगा कर लिखा है। एक ये वाला कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर में भी तभी दुर्ग से सजेगा आज पानी। ये लिया गया है गीत 1 से। ठीक है, गीत 1 से लिया गया है। इसके जो कवि हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, जो कि दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, आपको 10 नंबर दिया जाएगा, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और इनमें भी यही दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है गीत 1 और इसके जो कवि हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, तो आपका नंबर जो है कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कि हार भी तेरी बनेगी मानगी जय की पताका, माननी जय की पताका। यहाँ तक आपको इसका अर्थ बताना है कि जो कवि हैं महादेवी वर्मा जी वो कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ हिंदी में बता दीजिए। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा और आपके जो है यमुना छवि भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, इसको तैयार कर लीजिएगा आप बोर्ड परीक्षा के लिए। और लेखक में आपके हो जाएंगे राष्ट्र के स्वरूप और दूसरा हम और हमारा आदर्श। ये जो आपके गद्यांश और पद्यांश हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10-10 नंबर का पूछा आता है। सॉल्व कर लेंगे तो 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में का नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी हमें किसी एक लेखक का क्या करना है, जीवन परिचय देना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख कर देना है। अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में हमें ये देना है। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लेखक की बात हो रही है स्टूडेंट, तो इन तीनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए तीनों को तैयार कर लेते हैं तो इन तीनों में एक ना एक तो आपका फंस ही जाएगा। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो तीनों को तैयार कर रहेंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 3 नंबर दिया जाता है जीवन परिचय के लिए। ठीक है, और आपको 2 नंबर दिया जाएगा रचनाएं के लिए। 5 नंबर आपके लेखक के जीवन परिचय में कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है, केवल साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, कौन कौन से वो कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। ये तीनों जो कवि हैं काफ़ी चर्चित कवि हैं। बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट दोनों में पूछा जाता है, लेकिन 12th का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके इस बार के पेपर में कंफर्म है आने वाले हैं। तो तीनों कवि का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। 80 शब्दों में जीवन परिचय देना है। इसमें बताए गए जितने भी आपको मैं वीडियो सजेस्ट करूंगा सब आपको हमारे चैनल पर मिले जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चाहे कवि का हो, जीवन परिचय हो, लेखक का हो या आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, गद्यांश पद्यांश हो, सभी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है यहाँ पर देखिए 6 नंबर कहानी के तत्वों के आधार पर। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, यानी पंचलाइट अथवा यहाँ पर दिया हुआ है। बहादुर कहानी की समीक्षा यानी पूरा आपको इसका सारांश बता देना है। कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर, यहाँ पर देखिए करना आपको सिर्फ एक ही है और ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा, चाहे आप पंचलाइट का कर लीजिए या बहादुर का कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पर प्रमुख पात्र बहादुर के बारे में या कर्मनाशा के हार के जो कुलदीप जी हैं उनके बारे में, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। 2-2 जगह पर अथवा लिखा है, 5 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, यानी 80 शब्दों में आपको एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और ये भी हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर भी क्या है 5 नंबर का एक दिया जाता है, किन्हीं में से यानी इनमें से किसी एक को करना है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य अलग अलग लगता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर त्यागपति खंड काव्य लगता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य लगता है और इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर
पेपर बना रखा है, जाकर आप लोग चैनल पर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या है खंड का के सारे प्रश्नों को हल कर दिया है। अब हमारा आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड खा, जो कि यहाँ से भी 50 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ पर क्या है, ये संस्कृत का गद्यांश है, ये क्या करना है, किसी एक का आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा यहाँ पर भी होता है भैया। ठीक है, फर्क इतना होता है, वहाँ पर 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश केवल 7 नंबर का होता है। वहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है और हिंदी में अनुवाद करना है। यानी इस सभी का आपको हिंदी में मीनिंग बताना, इसका अर्थ निकाल देना हिंदी में, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा है, अब इसका हिंदी में कर दीजिए। तो 5 नंबर आपको दिया जाएगा हिंदी में करने के लिए और 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ को लिखने के लिए। ठीक है, तो 2 दिए हुए हैं, किसी एक को करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये वाला आता है, जो कि संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर से लिया गया है, हमें ये पहचान गए। अब हमें क्या करना है, संदर्भ इसका लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे बाबू, देखिए संदर्भ लिखने का अलग एक तरीका होता है, गद्यांश में अलग तरीका होता है, पद्यांश में अलग तरीका होता है, लेकिन ये संस्कृत का गद्यांश और श्लोक है। ठीक है, तो इसमें अलग तरीका होता है। यहाँ पर सिर्फ केवल आपको चैप्टर का नाम बता देना है और आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 5 नंबर दिया जाएगा भैया इसके लिए, यानी इसका पूरा हल कर दीजिए, हिंदी में मीनिंग बता दीजिए, 5 नंबर इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिया गया है संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर से लिया गया है, और जो अथवा लगा है, जो नीचे वाला ये वाला लिया गया है, ये आपका पंचशील सिद्धांता से लिया गया है। पंचशील सिद्धांता जो चैप्टर है आपका संस्कृत जो है गद्यांश में, उससे लिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक को तैयार करना है, जो कि आप सॉल्व कर दीजिए और अपना 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर में यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी एक का क्या करना है, आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। सेम प्रोसेस वही है, 7 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। फर्क इतना है कि ये थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा छोटा होता है। इसका आपको संदर्भ और जो इसका अनुवाद होता है थोड़े छोटे में करना होता है। जैसे अथवा लगा है ना, किसी एक को करना है, जैसे नामारोचते कुद्रो भद्रवा उल्लूकस्य विसेचनम, जो कि आप लोगों को पता होगा जातक कथा चैप्टर से ये लिया गया है। और जो नीचे वाला है ये आपका लिया गया है सुभाषित रत्नान। ये दोनों जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चैप्टर के श्लोकों को आप लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो है 7 नंबर कंफर्म है, कोई भी नहीं काट सकता 7 नंबर, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बस आप लोग क्या है इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए और संदर्भ लिख दीजिए। संदर्भ कैसे लिखना है वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी आपको करना क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, संस्कृत में लिख देंगे। 2 नंबर एक प्रश्न पर दिया जाएगा जब आप एक उत्तर संस्कृत में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख देना है कि ज्ञान में प्रदीप केन प्रज्वलित, तो ज्ञान में प्रदीन, ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है केन प्रज्वलित। इसके बारे में आपको इसका आंसर मिल जाएगा बुक में या क्वेश्चन बैंक में, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो किन्हीं 2 आप प्रश्नों का उत्तर देना है और उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। 4 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए कि वीर रस अथवा शांत रस, वीर रस अथवा लगा है, शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 1 नंबर परिभाषा का दिया जाएगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का दिया जाएगा। टोटल 2 नंबर दिया जाएगा रस में। ठीक है, करुण रस भी पूछा जा सकता है, हास रस भी और भयानक रस भी। तो ये सारे रस जो है इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, खा नंबर में है कि श्लेष अथवा, यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 नंबर इस पर भी दिया जाएगा। अथवा लगा है, चाहे आप श्लेष का कर लीजिए या उत्प्रेक्षा का कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए 2 नंबर तो कंफर्म है। फिर बरवैया अथवा हरिगीत का छंद का, या दोहा, सुरठा, रूला, ठीक है, रूला और आपका जो है चौपाई, इनमें से किसी एक का भी पूछा जा सकता है। तो रस छंद अलंकार पर देखिए स्टूडेंट, रस छंद और अलंकार पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में क्लियर किया हुआ है। जाकर आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रस छंद अलंकार हर वर्ष पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लीजिएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी किसी एक विषय में क्या करना है, हमें अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान के ऊपर, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, युवा शक्ति में असंतोष के कारण और निवारण, राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य। यानी आगे आने वाले समय में हमारे जो राष्ट्रभाषा है हिंदी का, इसका क्या अस्तित्व रहेगा, इसके बारे में बताना रहेगा। तो टोटल 5 आपके इसमें दिए हुए हैं निबंध, किन्हीं एक का करना है, 9 नंबर आपको दिया जाएगा। तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। और 2025 बोर्ड में यदि आप लोग भी पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर पूरा हल करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं अगला। पर देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब संध विच्छेद आ गया है। इसमें दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन कि दोगधा का संध विच्छेद क्या होगा। तो इन चारों विकल्प में से किसी एक को चुनकर आपको लिखना है कि दोगधा का सही संध विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दा वाला हो जाएगा, दोध प्लस धा, दोगधा का सही संध विच्छेद हो जाएगा। एक एक नंबर का 3 संध विच्छेद आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पावक का संध विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पो धन अका, पावक का सही संध विच्छेद। और हरेव का संध विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हरे धन अव, हर धन अव हो जाएगा, जो कि तीसरे का दा हो जाएगा, हर धन अव हो जाएगा, हरेव का सही संध विच्छेद। ठीक है, तो ये 3 आपके संध विच्छेद दिए हुए थे, इसको भी मैंने बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संध विच्छेद को भी हल कीजिए, क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। खा नंबर में है कि घनश्याम में समास क्या है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समाज या कर्मधारण समास या बहुविरीय। तो घनश्याम में समास की मैं बात करूं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारण समास। ठीक है, उसके बाद में उपतटम में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो दूसरे का आपका सा, पहले का आपका सा। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि का नंबर में कि गुरुत्वम शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो गुरुत्वम नाम से देखिए, हमारी आवाज़ को सुनिए, गुरुत्वम, स्वागतम, महत्वम, तो ये त्वा आता है। ठीक है, तो सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, ठीक है, कृत्वा शब्द में प्रत्यय होगा, तो इनमें जो हो जाएगा प्रत्यय क्या हो जाएगा, कृत्वा का। कृत्वा का जो सही प्रत्यय आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, वो आपका हो जाएगा कत्वा, कृत्वा कत्वा। खा नंबर में दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी एक का करना है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। कि नहीं एक का कर लेना, इनमें बेसिकली क्या करना है आपको, इसका हिंदी में मीनिंग बता दीजिए। जैसे ये बीच वाला मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें है कि गांव के चारों ओर बगीचा है। ठीक है, अब इसमें विभक्त पूछा गया है तो द्वितीय विभक्त हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्त हो जाएगा। इसमें क्या नियम पूछा गया है, नियम आपका हो जाएगा अभिता, परता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी। ठीक है, ये इसका नियम है, द्वितीय विभक्ति है और इसका हिंदी में अर्थ है कि गांव के चारों ओर बगीचा है। 2 नंबर इतना मिल जाएगा जब आप इतना लिख देंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी कि अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, या तेजस्विनी अपना मित्र है, जो है तेजस्विनी अपना मित्र है, उसने नेशनल स्तर पर ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, अथवा लगा है। पहले ये साहित्यिक हिंदी में पत्र लेखन नहीं होता था, लेकिन 2024 के न्यू सिलेबस के आधार पर पत्र लेखन आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वायरल पेपर था जो कि मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।